आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। हमसे बोला गया है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स में हमारा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट है। ये तीनों के तीनों अकाउंट्स मैंने मेंटेन कर लिए हैं। आइए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट खाली करेंगे। बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं वो जहां जहां जाएंगे मैं उन्हें वहां वहां डाल दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिखी हुई है, आइए वहीं से स्टार्ट करेंगे। लायबिलिटीज को सन्ड्री लायबिलिटीज के हेड के नीचे लिख लेता हूं और सारी वैल्यूज वहीं डाल दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 21,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू है 86,000। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड, दिस इज 18,000। नेक्स्ट कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलेंगे और वहां ये बैलेंसेस लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हुए। वैल्यू है 1,05,000 एंड 42,000। नेक्स्ट इज एसेट्स की बारी आ गई है। सबसे पहला एसेट है डेटर। तो आइए यहां लिखता हूं टू सन्ड्री एसेट्स के नाम पर और यहां लिख दूंगा मैं डेप्टर्स। डेप्टर्स की वैल्यू कितनी है भाई 40,000। उसके बाद स्टॉक 60,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 25,000। उसके बाद मशीनरी 80,000। का बैलेंस है 80,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,200। उसके बाद गुडविल 38,800। अब सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रह गया क्योंकि एसेट में लिखा है तो ये यहां 2 में आएगा। मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और सी में वैल्यू लिख दूंगा 25,000। आइए अब मैंने क्या करा है, सारी की सारी बैलेंस शीट कॉपी कर ली। अब मैं एक एक करके सारी एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और फिर उन्हें आपको करके दिखाऊंगा। दे अपॉइंट बी टू रियलाइज द एसेट्स। ही इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, स्टॉक एंड मशीनरी एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक से, डेटर से और मशीनरी से जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा उसका 5% हम बी को कमीशन के तौर पर दे देंगे और उसने सारे के सारे रियलाइजेशन के खर्चों को बियर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से एसेट्स हमारे बिक रहे हैं। उसके लिए मैंने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। बैड डेट्स दे रखे हैं 2,000 और डेटर की वैल्यू है 40,000। इसका मतलब हो गया कि 2,000 रुपए डूब गए। 2,000 डूब गए का मतलब है भैया 38,000 आपने डेटर से रिकवर कर लिए। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक रियलाइज 36,000। स्टॉक जो है वो 36,000 रियलाइज कर रहा है। मशीनरी रियलाइज 46,000। नेक्स्ट इज देयर वॉज एन अनरिकॉर्ड एसेट ऑफ 10,000। अनरिकॉर्ड एसेट है जो कि ए ने ले लिया, तो मैंने लिख दिया बाय एज कैपिटल
ऑन रिकॉर्डेड एसेट, अमाउंट है इसका 8000। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के 20,000 है, एक क्रेडिटर ने उसको इस वैल्यू पर एग्री कर लिया, बाकी की हमने पेमेंट कर दी। तो भैया एक छोटी सी बात समझेंगे, टोटल क्रेडिटर्स हैं कितने, टोटल क्रेडिटर्स हैं 86,000, इसमें से ये 20,000 की क्या ले गए, 20,000 की ले गए इन्वेस्टमेंट्स, तो बाकी कितने रह गए 66,000। 66 में से आपने कितना डिस्काउंट दे दिया 6,000, तो बाकी पेमेंट कितनी करनी है 6,000। ये है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। तो ये भाई मैंने छोटी सी वर्किंग बनाकर दिखाई दी ताकि आपको अमाउंट समझ में आ जाए। अब मैं इसे मिटा देता हूं और यहां लिख दूंगा पेमेंट के लिए टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट करी है 60,000। जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट को टेक ओवर कर लेती है तो हम कोई एंट्री नहीं करते, इसलिए जो 20,000 रुपए की वो इन्वेस्टमेंट ले गया है मैंने उसके लिए कोई एंट्री करके नहीं दिखाई है। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है, ऑफिस टाइपराइटर है जो कि बुक्स में नहीं है और वो हमने 20,000 रुपए का बेच दिया। तो देखिए ऑफिस टाइपराइटर 20,000, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 6,000, आउटस्टैंडिंग खर्चा है कितने का 6,000 रुपए का, और जो कि सेटल कितने में हुआ है 4,500 में। ठीक है जी, तो ये भी हमने देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,500। रियलाइजेशन का खर्चा जो बी ने दिया है वो है 2,000, तो जो उसने दिया वो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखेंगे डेटर का अमाउंट कितना है 38,000, स्टॉक कितना रियलाइज करा है 36,000, और मशीनरी कितनी रियलाइज हुई है 46,000। आइए इन सब का टोटल कर लेते हैं। एक 1,20,000 टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,20,000। इस 1,20,000 का मैं निकालूंगा 5%, वो आ गया 6,000। तो ये क्या हो गया 5% ऑफ दीज ऑल द 3 आइटम्स इज गिवन टू बी एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आइए यहां लिख देते हैं टू बीज कैपिटल कि भाई रियलाइजेशन का खर्चा जो है हमने बी को दे दिया। कैसे दिया कि जितने का एसेट बेचोगे उसका 5% तुम्हारा, और वो भी 3 एसेट्स पे, स्टॉक पे, मशीनरी पे और डेटर पे। अमाउंट आ गई थी 6,000। अब लास्ट में जो लिखा हुआ है कि उसने 2,000 रुपए का खर्चा दिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। खर्चा हमने तो उसको संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई 6,000 में ये लायबिलिटी, खर्चे की लायबिलिटी तेरी, अब तू चाहे कितना ही खर्च कर, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। आइए अब ये देख लेते हैं कि भाई किस किस लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हुई। बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट नहीं करी और अब तक आपने प्रोविडेंट फंड की पेमेंट भी नहीं करी, तो बैंक ओडी की पेमेंट कर देते हैं। बैंक ओडी की पेमेंट है 21,000 और प्रोविडेंट फंड अमाउंट है 18,000। इन दोनों बैलेंसेस को हम ऐड को, इन सारे के सारे बैलेंसेस को हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिखते हैं। आइए ये वैल्यू आ गई है 2,47,000, इसका टोटल है 1,03,500। आइए यहां का टोटल कर लेते हैं। ये वैल्यू आ रही है 1,25,000, ये वैल्यू है 1,40,000। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल इस साइड का जो है वो ज्यादा आएगा, दिस इज 3,56,500, दिस इज ऑल्सो 3,56,500। यहां का टोटल प्लस माइनस कर लेते हैं और यहां एक बैलेंस आ जाएगा जिससे मैं लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और लॉस तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। A is to B is to C, इनकी रेशो दे रखी है 2:2:1। ये वैल्यू आ गई मेरी 83,500।
यहां मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 33,400 एंड दिस इज 16,700। फाइनली इस तरीके से हमने ये रियलाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। आइए अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है टू बैंक, और ये आपने करा क्या है, लायबिलिटी पे करिए। कितनी? 1,03,500, 1,03,500। तो ये बैंक अकाउंट के बाय में लिखेंगे। आइए चलते हैं। बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड, दिस इज 1,03,500। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद ये लिखा है टू बीज कैपिटल, मतलब बी ने रियलाइजेशन के खर्चे की लायबिलिटी ले ली 6,000 रुपए में। यहां टू में लिखा है तो बी के कैपिटल के बाय साइड में इसको मैं लिख दूंगा। यहां लिख दिया मैंने बाय रियलाइजेशन, अमाउंट है बी के अकाउंट में 6,000। आइए आगे चलते हैं, फिर से दोबारा देखेंगे। अब ये टू साइड में तो कोई आइटम बाकी नहीं है भाई, तो आइए बाय वाले आइटम्स देख लेते हैं। बाय में क्या लिखा है? बाय में लिखा है बाय बैंक, और ये सब क्या है? जो एसेट हमने बेच दिए थे। तो ये बैंक अकाउंट के टू में लिखे जाएंगे 1,40,000 टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड 1,40,000। उसके बाद लिखा है बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए के कैपिटल में मैं टू साइड में लिखूंगा टू रियलाइजेशन एसेट टेकन, अमाउंट कितना है? अमाउंट है 8,000। उसके बाद जो ये लॉस की ट्रांसफर की एंट्री है, ये भी यहां बाय में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के टू में आ जाएगी। टू रियलाइजेशन लॉस, दिस इज 33,400, दिस इज 33,400, दिस इज 16,700। एक 1,05,000 48,000। तो अब 1,05,000 में से इसको लेस कर लेते हैं। 63,600, 1,05,000 टू बैंक। दूसरा टोटल था 48,000, 14,600, और उस तरफ तो कोई टोटल है नहीं, तो यही आएगा 41,700। तो ये 41,000 यहां लिख करके बैलेंस कर देंगे 41,700 बाय बैंक। फाइनली इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर ली। ये टू वाली जो वैल्यूज हैं ये यहां बाय में आ जाएंगी, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल 63,600 and this is 14,600। ये जो बैंक वाली फिगर है 41,700, ये यहां टू में आ जाएगा। मैं लिखूंगा टू सीज कैपिटल 41,700। टोटल इज 1,81,700 1,81,700।
तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई क्वेश्चन को समझने में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप एक बार भी उन्हें ढंग से देख लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।